नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, वृद्धावस्था में साथी की जरूरत। वृद्धाश्रम में कमरे की बालकनी पर टहलते हुए मैंने मेन गेट की ओर देखा। एक गाड़ी हॉर्न देकर गेट के सामने रुकी। अपने गंतव्य को पुख्ता करते हुए गाड़ी की खिड़की से एक चेहरा बाहर निकला, जो आश्रम के सामने लगे बड़े बोर्ड को पढ़ने लगा और स्वयं को आश्वस्त करता हुआ गेट से बाहर आ गया। गाड़ी की पिछली सीट से दो स्त्रियां गेट खोलकर बाहर आईं और गेट कीपर से कुछ पूछने लगी। पीछे वाला चेहरा यद्यपि धुंधला दिख रहा था, पर फिर भी कुछ पहचाना सा प्रतीत हो रहा था। मैं जैसे ही आंखों पर चश्मा लगाकर बालकनी में उस चेहरे को पहचानने के लिए गया, गेट कीपर ने बड़ा दरवाजा खोलते हुए उन्हें ऑफिस के सामने जाने का निर्देश दिया। मैं बालकनी से अंदर आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और स्वयं से पूछने लगा, जाने क्यों लगा इस चेहरे को पहले देखा है। कौन हो सकता है? पर यहाँ क्यों? कहीं पूर्वा तो नहीं? नहीं नहीं, वो क्यों यहाँ? पूर्वा? वो पूर्वा नहीं हो सकती। वो तो बहुत अमीर थी, ऐसे वैसे 10 आश्रम खरीद दे। नहीं, वो पूर्वा नहीं हो सकती। और इतना उदास चेहरा पूर्वा का तो नहीं हो सकता। मैं पजामे पर स्काई कमीज पहनकर धीरे धीरे बालकनी से नीचे उतरने लगा। ऑफिस के सामने अब कोई नहीं था। गेट के बाहर गाड़ी स्टार्ट हुई और पल भर में ही वहां से दौड़ गई। मौसम बेहद उमस भरा था, एकदम चिपचिपा सा। पल भर में ही सारा माथा पसीने से भीग गया। सब बुजुर्ग अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त दिखे। शांति के हाथों में उनके परिवार की पुरानी तस्वीर थी, जिसे वह बड़े प्रेम से सहेज कर रखती है। हाँ, यह अलग बात है कि उसके परिवार का आज तक यहाँ कोई उससे मिलने नहीं पहुंचा। दिवाकर बाबू तख्त पर बैठे दाढ़ी के लिए साबुन घोलते हुए अपने खिचड़ी बालों को आईने में निहार रहे थे। मुझे करीब देखकर सहसा वो मुस्कुराए और चेहरे पर उगी दाढ़ी को सहलाते हुए पुनः दाढ़ी बनाने की तैयारी में जुट गए। सहसा ऑफिस के गेट से बाहर उसी धुंधले चेहरे को देखकर मैं चकित रह गया। लगा, हो ना हो ये पूर्वा है। मैंने कंफर्म करने के लिए आंखों पर चश्मा लगाया। ये पूर्वा ही थी। मैं यकायक सामने देखकर स्तब्ध हो गया, मानो शांत सागर की गहरी लकीरों ने मुझे अंदर खींच लिया हो। मैं सकपका सा गया, पर फिर भी हिम्मत की और करीब जाकर पूछा, पूर्वा? हाथों में एक मुड़ा तुड़ा सा बैग थामे वो मुझे देखती रह गई। उसकी नजरें जमी में गढ़ी थी। माताजी, पीछे से स्वर पूर्वा के कानों में पड़ा। आप दाईं तरफ तीसरे कमरे में रहेंगी। पूर्वा ने वार्डन की आवाज सुनी और फिर दाईं ओर बने कमरों को देखने लगी। तीसरे कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने कनखियों से मेरी ओर देखा, पर उदास मन से देखते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तीसरा कमरा मेरे कमरे की बालकनी के बिल्कुल सामने है। मैं कुछ देर इधर उधर देखता रहा। मेज पर तह में लिपटे कल के अखबार के एक हिस्से को लेकर पुनः अपने कमरे में चला आया और सोचता रहा, पूर्वा यहाँ कैसे? इसी सोच में डूबे मैं अखबार को देखता रहा, पर कुछ न पढ़ा गया। खबरें जैसे पल पल में बदल रही हो, पर उन पर नजरें एक पल भी न टिक रही हो। 10 बजने वाले हैं। अब सभी नाश्ते की टेबल पर उपस्थित होंगे, ये सोचकर मैं नहा लिया और तौलिया बालकनी के सिराओं पर सुखा दिया। आश्रम से सारे बुजुर्ग मैस में जाने के लिए बाहर अहाते में सभी उपस्थित होते जा रहे थे। दिवाकर ने नीचे कमरे के बाहर खड़े खड़े मुझे नीचे आने का न्योता दिया। अब सब अहाते में आ चुके थे, पर पूर्वा वहां नहीं थी। शायद उसे अभी यहाँ आने का समय आदि की जानकारी न हो, पर जल्द ही वो भी रोज यही होंगे। शाम के खाने पर भी सब इकट्ठे थे, पर पूर्वा शाम को भी न दिखलाई दी। पहले एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा।
सातवां और एक एक करके कितने ही दिन बीते, पर पूर्वा को कभी वृद्धों से मिलते जुलते या किसी से बात करते नहीं देखा। और एकाध बार मिली भी तो किसी दार्शनिक की भांति जड़वत, जैसे कोई हरा वृक्ष समय से पूर्व ही ठूंठ बनकर झुक गया हो। वो 2-3 साल और शायद बाद में भी जब भी पूर्वा को देखता था, एक चंचल बालक की तरह हंसता चहकता देखा था। वो छवि आज भी पूर्वत जेहन में है। शायद तभी से अब तक कभी भी पूर्वा को नहीं भुला पाया। जब से अब तक मेरी डायरी के पन्नों में पूर्वा रोज आती है। रोज रात को डायरी लिखता हूँ। आज लाचार हूँ, बेकार हूँ, पर डायरी लिखने का सिलसिला आज भी नहीं थमा है। शायद मेरे लेखन प्रेम ने ही पूर्वा को मेरी ओर आकृष्ट किया था। डायरी के पन्ने उलटते पूर्वा की पुरानी तस्वीर हाथों में थामे मैं पूर्व में चला गया। इतना गंभीर और पूर्वा, वो ऐसी तो न थी। क्या कोई हादसा तो नहीं? नहीं नहीं, वो कितना हंसमुख थी। एक बार बोलना आरंभ कर दे तो उसे रोकना कठिन हो जाता था। रोज नई नई ड्रेसेज और पर्स नोटों से लबालब भरा रहता था। और हो भी क्यों ना, जमींदार की बेटी थी, और वो भी पुराने रसूखदार जमींदार। पर एक बात तो थी पूर्वा में, उसे कभी अपनी दौलत पर या अपने रसूख पर गुमान नहीं था। तभी किसी भी सहपाठी को किसी भी तरह की कमी की पूर्ति करने में वो हिचकती नहीं थी। पूर्वा मेरी कॉलेज मित्र थी। हम दोनों रुद्रप्रयाग कॉलेज में पढ़ते थे। वो उन दिनों द्वितीय वर्ष में थी, जबकि मेरा स्नातक का अंतिम वर्ष था। मेरे कॉलेज नोट्स ही पूर्वा को पसंद थे, और मैं भी किसी न किसी नोट्स आदि के बहाने से पूर्वा से मिलने का प्रयास करता था। हमारा मेलजोल इतना बढ़ गया था कि सब मनु पूर्वा को एक साथ पाते थे। लाइब्रेरी हो या कैंटीन, बस स्टॉप या कॉलेज ग्राउंड, हर जगह दोनों संग संग। वो 1-1.5 साल कैसे बीता कुछ भी पता नहीं चला। हम दोनों घंटों घंटों हर उद्यान की बेंच पर भविष्य की योजनाएं बनाते थे। कितने गिफ्ट पत्र आदि आदान प्रदान होते थे। एक थाली में खाना, सुख दुख बांटना, घूमना फिरना, सब संग होता था। कितने ही मर्तबा लगता था कि पूर्वा मुझे चाहती है, पर शायद यह सत्य ही था कि एक मुफलिस और अमीर के प्रेम का कोई मेल नहीं होता। मेरा प्रथम दायित्व परिवार को पालना था। पिता नहीं थे, और माँ की बीमारी ने मुझे छोटी मोटी नौकरी तलाशने को मजबूर कर दिया। और फिर बहन की शादी करना, छोटे भाइयों को अच्छी तालीम उपलब्ध कराना मेरा पहला और प्रमुख उद्देश्य था। स्नातक पूरा करते ही मैं नौकरी के चक्कर में भटकने लगा। बड़ी नौकरी के लिए शिक्षा के साथ साथ बड़ी सिफारिश की जरूरत थी, पर हर ओर से निराशा ही मिलती। पेट की भूख मोहब्बत पर हावी होने लगी थी, और मैंने पूर्वा से ना चाहकर भी किनारा कर लिया। उन दिनों मैंने पूर्वा की उपेक्षा करना आरंभ कर दिया था। मेरे जन्मदिन पर वो प्रेम से उपहार लेकर आई थी, पर मैंने घर न होने का बहाना बताकर उसे वापस लौटा दिया था। मैं चाहकर भी पूर्वा को कभी न भुला सका। पूर्वा न मिली तो विवाह भी न किया, घर को ही पालता रहा। पहले माता जी गई, बहन की शादी जैसे तैसे कुछ मांग कर और घर बेचकर कर दी थी। छोटी मोटी नौकरी मिली, पर कुछ रास न आई, और कुछ लंबी न चली। अनियमित आमदनी और अकेलापन ने मुझे पुनः लेखन में उतार दिया। यहाँ कमाई ज्यादा न थी, पर लेखन के सहारे खुद की वेदना सिलता रहा। कागजों पर रेखाएं खींच खींच कर भाव सहेजता था। यूं लगता था बस यही जीवन है। दिवाकर की पुरानी मित्रता यहाँ ले आई। तभी बुढ़ापा पुरानी यादों में जी रहा था, पर पूर्वा को यहाँ इस तरह यकायक देखकर लगता है जिंदगी का अब कोई ठौर ठिकाना नहीं।
पूर्वा को ऐसी दारुण स्थिति में देखकर आंखें नम हो जाती है। कब सुबह होती है और कब दिन खत्म होकर रात में गुम हो जाता है। मुझे पूर्वा से मिलना चाहिए या मुझे यहाँ से अब लौट जाना चाहिए। दीवार पर लगी आकृति पर रोशनी पड़ने से चमक रही है। पंखे की हवा से पर्दे पर सलवटें गहरा रही हैं, पर हवा उन्हें चतुराई से एक ओर ठेल देती है। तब भी इतनी बार हवा के तीव्र झोंके खाकर भी पुनः अपनी जगह स्तब्ध है। सुबह के नाश्ते के पश्चात मैं बालकनी पर खड़ा अखबार पढ़ते हुए यूकेलिप्टस के लंबे घने वृक्ष को देख रहा था। मेरे कंधे को पीछे से किसी ने छुआ। मैं अनजानी सिहरन को महसूस करते हुए सकपका गया। पीछे पलट कर देखा। अरे मियाँ दिवाकर, आज ऊपर कैसे? सब ठीक है ना? कितनी मर्तबा तुम्हें बुलाता हूँ, पर तुम हो कि दाढ़ी ही चमकाते रहते हो। दिवाकर मुस्कुराते हुए मुझसे ठिठोली करने लगा और बोला, नहीं भाई, मुझे क्या अब इस उम्र में हीरो बनना है जो दाढ़ी चमकाऊंगा? अच्छा, एक बात बताओ तो। मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा। हाँ हाँ, बोलो दिवाकर। तुम चुप चुप क्यों रहते हो? दिवाकर ने गहराई से मेरी आंखों में उतर कर पूछा। क्या बात है, मुझे भी न बताओगे? मैं चुप बैठा डायरी के खुले पन्नों को देखता रहा। दिवाकर ने जोर देकर फिर पूछा, अब कह भी डालो, क्यों इतना भयंकर तूफान हृदय में थामे बैठे हो? वो कौन है? दिवाकर ने पूछा। कौन? हतप्रभ होकर मनु बोला। वो जो 3 नंबर कमरे में आई है। कहीं वही तो नहीं? पूर्वा, तुम्हारी जिंदगी? नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मनु ने गर्दन हिलाई। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता दिवाकर। सब कुछ दोबारा दोहराता है। क्या वो औरत जो उस कमरे में है वो पूर्वा है? पूर्वा का नाम सुनते ही चौंक गया, यहाँ तक कि वो सब कुछ अनदेखा करना चाहता था। दिवाकर को देखा पर वो जैसे सब जानना चाहता हो। मुझे घूरते हुए फिर पूछ लिया, यही पूर्वा है ना? तुम मान जाओ ना दिवाकर। दिवाकर जिद पर अड़ा रहा। मन्नू 2 पल उसे खुली आंखों से देखता रहा और फिर उसके करीब जाकर उसके कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगा। रोती आंखों और टूटते स्वरों में से मेरा गला रूठ गया, पर फिर भी तमाम कोशिशों के बाद मेरा उत्तर निकला, हाँ, यही पूर्वा है। दिवाकर ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ बात नहीं, मैं जान गया था और मुझे यकीन भी हो गया था। जिस दिन से वो यहाँ आई है, तुम्हारी चाल ढाल और मन स्थिति बदल चुकी है। मैं जानता हूँ तुम्हें, जवानी से, और कितनी ही मर्तबा तुमने पूर्वा के बारे में मुझे बताया था। सच बताऊं, तुम्हारी डायरी में रखी उसकी फोटो को मैंने देख लिया था, पर सोचा तुम्हारे मुंह से ही सब सुन लो। अब पता चला तुम मुझे केवल दोस्त कहते हो पर मानते नहीं हो। दिवाकर की इस बात को सुनते ही मेरी तेज सिसकी निकल गई और आंखें आंसुओं से भर गई। अरे नहीं दिवाकर, ऐसा मत बोलो भाई, तुम ही तो हो जो मेरे सबसे ज्यादा करीब रहे हो। आंखें पोंछते हुए मैंने एक वाक्य में सब कह दिया। दोनों चुप। कमरे में सन्नाटा, पंखे की हवा को भी बारीकी से सुना जा सके इतनी खामोशी। अच्छा, मुझे एक मौका देते हो? दिवाकर ने चुप्पी तोड़कर मेरी ओर देखकर पूछा। कैसा मौका? मैंने हैरानी से पूछा। अब तुम चुप करो, जो करना है मैं ही कोशिश करता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। पर तुम क्या करने वाले हो? मैंने उसे रोकते हुए पूछा। कुछ भी, तुम शांति से बैठो, कहकर वो चला गया। दिवाकर, सुनो तो। वो जाता गया। मेरी आवाज
पर ध्यान न देता आगे बढ़ता रहा। मैं सोचने की कोशिश करता रहा कि ये कैसा मौका चाहता है। कहीं पूर्वा के पास तो नहीं जा रहा। मैं अंदेशा लिए बिस्तर से उठा और बालकनी की तरफ दौड़ा। नीचे झांक कर देखा, स्काई फूलों वाली सूती साड़ी में पूर्वा शांति की बगल में बैठी थी। खामोश चेहरा, बिल्कुल शांत, जैसे कोई संत किसी खास बात को बारीकी से सुन रहा हो। दिवाकर को देखते ही शांति का पोपला मुंह हंस दिया और बोली, आओ भैया दिवाकर, बैठो। कभी तो बैठ जाया करो, हर वक्त बस मनु के पास ही रहते हो। ये दिवाकर भैया हैं, शांति ने पूर्वा की कलाई को दबाते हुए कहा। पूर्वा की आंखें दिवाकर को देखने लगी। दिवाकर हंस दिया और मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। कहिए, आप कैसी हैं? आप नए नए हो ना, आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, है ना शांति? शांति ने हामी भरते हुए दिवाकर के स्वर में स्वर मिला दिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, यदि आपके पास समय हो तो। हाँ, समय ही समय है, शांति ने जवाब देते हुए कहा। अरे माई, तुम्हें नहीं बोला मैं। इन्हें नए मेहमान जो हम सबकी साथी भी हैं, उनको पूछा था। तुम भी ना? पोपला मुंह फिर मुस्कुरा दिया। पूर्वा ने दिवाकर को देखते हुए कहा, हाँ हाँ, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बस ऐसे ही। कुछ खास बात थी? पूर्वा हैरानी से दिवाकर को देखती रही और शांति की वो बोली, अच्छा बहन, लौट कर आती हूँ। उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। दिवाकर भी पीछे पीछे हो लिया। आइए, अंदर आइए। कुर्सी सरकाते हुए पूर्वा ने दिवाकर को कहा, कहिए, क्या कहना है? पंखे के स्विच को ऑन करती हुई पूर्वा भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और दिवाकर के उत्सुक चेहरे में प्रश्न तलाशने लगी। आप यहाँ कैसे? दिवाकर ने पूर्वा को एकटक देखते पूछा। मतलब? पूर्वा चौंकी। आप मनु से मिले? दिवाकर के पूछते ही पूर्वा गहराई से देखने लगी। आप कौन हो? कैसी बात कर रहे हो? कौन मनु? मैं किसी मनु को नहीं जानती। पूर्वा जैसे कुछ भी न जानती हो। कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर झांकने लगी ताकि बातों का तारतम्य टूट जाए। दिवाकर ने फिर वही सब दोहरा दिया। तुम पूर्वा हो ना? मैं शायद कुछ नहीं आपके लिए, और एक अनजान आदमी को इतने सम्मान के साथ कुर्सी देना, धन्यवाद आपका। प्लीज मुझे ध्यान से सुनो पूर्वा। मनु मेरा मित्र है, और तुम क्या? आप क्या जानते हो और क्या जानना चाहते हो, और क्यों? फिर मैं क्यों अपना अतीत आपके सामने उजागर करूं? आप होते कौन हैं? अरे अरे, इतने प्रश्न एक साथ? मुस्कुराते हुए दिवाकर ने पूछा। अच्छा सुनो, मुझे अपना भाई मानोगी? पूर्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर थाम लिया। आप बैठिए प्लीज, दिवाकर ने कुर्सी की ओर इशारा करते पूर्वा से कहा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बार, सिर्फ एक बार। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पूर्वा ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। दिवाकर यकायक उठा और चलने को तैयार हो गया। पर मेरी बात पर गौर कीजिएगा, और एक बार तो सुन लेती। अच्छा, मैं आपसे फिर कभी बात करूंगी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं। पूर्वा के शब्दों में विनम्रता थी, जिन्हें सुनते ही दिवाकर अपने कमरे में चला गया। पूर्वा दिवाकर की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गई थी।
जैसे कोई गहरा राज खुल गया हो। उसने स्वयं को कमरे की चारदीवारी में समेट लिया। रो रो कर तकिए के कोना भीग गया था। मैं यहाँ क्यों आई? मेरी जान क्यों ना निकल गई यहाँ आने से पहले? जरा मेरी नियति तो देखो, सब कुछ त्याग कर आना भी हुआ तो इसी अनाथ आश्रम में, जहाँ मेरी जिंदगी रुकी है। मैं मनु को नहीं भूल सकती। उसे कहाँ नहीं ढूंढा था। और जब उस रोज जहाँ उन दिनों मनु पढ़ता था तो मुझे देखते ही भाग खड़ा हुआ था। उसने हमेशा से मुझे गलत माना और शादीशुदा भी, क्योंकि उसे लगता था कि मैंने उसे छोड़कर घर बसा लिया है और मैं मजे से जी रही हूँ। वो जैसे स्वयं से ही लड़ रही थी। अकेले कमरे में सिसकियों को संभालते उसने अपना शीश भगवान की मूर्ति के सामने झुका दिया। भगवान, तुम क्या चाहते हो? मैंने अपने जीवन में कभी किसी और की कल्पना नहीं की। मुझे ना पैसों का मोह था, ना विवाह की चाहत, पर मनु ने कभी भी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कही। मैंने केवल उसे ही अपना पति परमेश्वर मानकर जीवन जिया है। दिवाकर के बारे में मैं नहीं जानती। मैंने उसे कभी नहीं देखा। आज मनु मेरे सामने है, पर मैं चाहकर भी उसे नहीं बोल सकती कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। उस रोज वो कुछ कहना चाहता था, पर मुझ जैसी निर्मोही ने उसे कुछ न कहने दिया, बल्कि उसकी अनदेखी की। कहीं दिवाकर को मनु ने ही तो नहीं भेजा है। उस रोज दरवाजा बंद रहा। दिवाकर मन्नू के दिल को बहुत अच्छे से जानता था। वो उसका बचपन का साथी था, जो हर कदम पर साथ था। यहाँ तक कि वो मन्नू पूर्वा की दर्द भरी दास्ता से भी वाकिफ था। दिवाकर मनु के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे लगा कि वो ही उन्हें फिर से मिला सकता है। वो यह भी जानता था कि मनु के दिल में आज भी पूर्वा की वही पुरानी सूरत है। डायरी में रखी पूर्वा की पुरानी तस्वीर मनु के अलावा सबसे पहले दिवाकर ने ही देखी थी। वो मनु के मुख से मनु पूर्वा के अतीत को सैकड़ों बार सुन चुका है। उसने पहले भी मनु को दो एक बार पूर्वा से मिलने की बात कही थी, पर आज दोनों इस हाल में हैं कि यदि वो दोनों एक हो जाएं, तो उससे बेहतर दिवाकर के लिए शायद कुछ भी नहीं। 4-5 दिन बीत गए। मनु ने कितनी ही बार नीचे झांक कर देखा, पर वह दिवाकर के कमरे पर ताला ही लगा दिखा। पूर्वा ने भी शांति से पूछा कि दिवाकर भैया कहाँ हैं, पर किसी को कोई खबर नहीं थी। शांति बहन, सब ठीक तो है ना? पूर्वा ने निराशा भरे स्वरूप में पूछा। अरे, वो मस्त मौला है, आ जाएगा 2-3 दिन घूम फिर कर। शांति ने शब्दों को खाते हुए बोला। मैं भी हैरान था कि मुझे भी नहीं बताया दिवाकर ने कि उसे कहीं जाना है। जिंदगी में कुछ भी मुकम्मल नहीं, और अब ये साहब पता नहीं कहाँ है। कोई अता पता नहीं जनाब का। ना कोई खबर, ना फोन, ना चिट्ठी, ना संदेश। रात का सन्नाटा और देर रात तक नींद आंखों से दूर। बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की की तरफ देखा। यूकेलिप्टस के घने लंबे वृक्ष चुपचाप मुझे ताक रहे थे। रात करवटें बदल बदल कर ही निकल गई। कितनी लंबी रात! कभी कोई खांसने लगता तो कभी किसी के दरवाजे खुलने या बंद होने की आवाज आती रहती। मैं सुबह देर तक सोता रहा। करीब 8 बजे तक दरवाजा किसी ने खटखटाया। कहीं पूर्वा तो नहीं, या फिर दिवाकर? इतनी सुबह और कौन? कमरे में उजाला था। अरे, 8 बज गए। घड़ी की ओर देखते हुए हैरानी से बोलता हुआ, आता हूँ भाई। दरवाजे की तरफ बढ़कर आंखें मलते हुए मैंने दरवाजा खोला। दिवाकर को सामने देखते ही आंखें फटी रह गई। अरे तुम! दिवाकर, तुम कहाँ थे? मैंने 4 रोज से तुम्हें देखा नहीं। कहाँ चले गए थे?
दरवाजे के बीचों बीच एक पल एक दूसरे को देखते रहे। अब अंदर भी आने दोगे या सारे प्रश्नों का जवाब यहीं खड़े खड़े देना होगा? दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। कुर्सी पर बैठते ही दिवाकर ने कहा, घर गया था। क्या कहा? घर? मैंने उत्सुकता से पूछा। कौन से घर? अरे भाई, अपने घर, जहाँ कभी रहता था। तुम आए तो थे उस रोज। हाँ, याद है। पर वहां किस लिए? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? हैरानी सी प्रतीत हुई। वो फिर मुस्कुराने लगा। हाँ, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। चलो अंदर आओ। दिवाकर मुस्कुराते अंदर आ गया। बिस्तर पर बैठते ही मेरे चेहरे पर आई मायूसी को ध्यान से देखा और मेरी आंखों में झांक कर कुछ सोचने लगा। कुछ देर चुप रहकर यकायक दिवाकर ने सवाल पूछा, तुम पूर्वा संग घर बसाओगे? मैं दिवाकर के मुंह से निकलते शब्दों को सुनते ही सन्न रह गया, मानो शांत नदी में किसी ने ढेला फेंक दिया हो, जिससे नदी में जल की धारा दूर तक गोल होती जा रही हो। क्या बात करते हो? सहसा मेरे मुंह से निकला। मनु, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। दिवाकर ने गंभीर भाव में बोलते हुए अपने हाथ मेरे कंधे पर टिका दिए। पल भर बैठा रहने के बाद वो मेरी डायरी जो बिस्तर पर रखी थी उठाकर उसके पन्ने उलटने पलटने लगा और फिर एक पन्ने पर बने सर्किल पर अंगुली टिकाते हुए बोला, मुझे सब पता है। तुम्हारे दिल में आज भी पूर्वा की वो जगह है जो सदियों पहले थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बात को टालते हुए कहा। मनु, मुझे ना बनाओ। क्या मैं तुम्हें आज से जानता हूँ? तो जानते रहो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो आराम से बैठो और जूते निकाल लो। चाय पियोगे? दिवाकर मेरी आंखों में कुछ तलाश रहा था। नहीं, चाय वाय कुछ नहीं। सुनो। अरे सुनो भी। अपनी बात पर जोर देते हुए आग्रह करने लगा। मैं पूर्वा के घर गया था। क्या? पूरा कमरा शांत, जैसे सब कुछ स्थिर हो गया हो। मैं, दिवाकर, कुर्सी, डायरी और कमरे की दीवारें। क्या बोल रहे हो? एकटक देखते रहने के पश्चात आश्चर्य भाव से मैंने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ, मैं पूर्वा के घर गया था। अपनी बात को पुख्ता करते हुए दिवाकर ने दोहराया। तुम भी ना? पूरी आंखें खोलकर दिवाकर को देखते हुए मैंने कहा, मुझे 20 साल से अधिक हो गए पूर्वा से दूर हुए। मैंने और शायद पूर्वा ने भी कितना ही भूलने की कोशिश की, पर भुला नहीं सके। कम से कम मैं तो नहीं। शब्दों पर जोर डालते हुए कहा। दिवाकर ने जैसे मेरी गहरी बातों को ज्यादा तरजीह न दी हो, बिल्कुल सहज भाव से मुझे बोला, कोई नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुमने सारी बात ही खराब कर दी। तुम्हें क्या जरूरत थी पूर्वा के घर जाने की? और तुमसे कहा किसने था? कम से कम एक मर्तबा तो पूछ लेते तुम। मैंने लगभग गुस्से से उसको देखते हुए कहा, अब तुम ये बताओ, तुम तैयार हो क्या? दिवाकर ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर पूर्वा को पता है क्या? जब उसे तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो वो तो मर ही जाएगी। तुमने बहुत गलत काज किया है। सच में दिवाकर, कुछ गलत नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम पूर्वा से विवाह करोगे? दिवाकर के शब्दों में जीरा के साथ साथ आग्रह भी था।
जैसे वो अपनी बात पर पूर्ण आश्वस्त हो। क्या मुझे मेरी खोई जिंदगी मिल सकती है? दिवाकर। मेरी आंखों में चमक आ चुकी थी, पर फिर भी संदेह था। पूर्वा पर, और शायद स्वयं पर भी। हाँ, हाँ क्यों नहीं? दिवाकर ने अभ्यस्त कलाकार की भांति पल भर में हाँ कह दिया। वो मेरी आंखों में एक ऐसे सपने को पूरा होते देख रहा था। तभी मेरी खिली आंखों की चमक उसके सलवट भरे कपोलों पर पड़ी रही थी। उसने मेरी हथेलियों को प्रेम से संभालते हुए उन्हें दबा दिया और आश्वस्त किया कि मैं आज ही पूर्वा से तुम्हारे लिए बात करूंगा। सारा कमरा मानो चहक रहा हो। वास्तव में पूर्व की प्रिय वस्तु के मिलने की चाह से ही मन खिल जाता है। सारे अधूरे सपने एक ही पल में जैसे पूर्ण होते नजर आने लगे हो। खुशी से नम होती हुई मेरी आंखों को पोंछते हुए दिवाकर ने मुझे गले लगा लिया। मैं क्षण भर उसके सूखे बदन से चिमटा रहा, मानो कहीं का राजा आज निर्धन फकीर की हर इच्छा की पूर्ति के लिए आया हो। कुछ समय बाद वो मेरे मुस्कुराते और उम्मीद भरे चेहरे को देखता और मुझे आश्वस्त करता हुआ अपने कमरे की ओर लौट गया। कमरे में मैं और वो भी, सभी पुरानी स्मृतियां जिसके संग में अब तक जी रहा था, मानो मेरी आंखों के सम्मुख लौट आई हो। मेज पर सामने रखी डायरी के हर पन्ने में मेरा अतीत था, जिसकी स्निग्ध खुशबू हर तरफ महसूस हो रही थी। डायरी के कवर में उलझा पूर्वा का ब्लैक एंड व्हाइट मुस्कुराता फोटो मुझे दूर कहीं अतीत में लिए जा रहा था। कितना खिलखिला रही थी उस रोज पूर्वा, मानो भोर में कोई कुसुम चहक रही हो। उस वक्त भी पूर्वा मेरी आंखों के सामने थी और आज भी है, किंतु हम दोनों के मध्य आज कितना फासला है, यह मेरी कल्पना के कोसों दूर है। कमरे की खिड़कियों से आती ठंडी हवा और हृदय में उठ रही हिलोरों में खासी समानता थी। एक मन को शीतल करती है तो दूसरी तन को। जाने क्यों आज कमरे की देहरी की ओर बढ़ने की हिम्मत न हो रही थी। रोज पूर्वा को चोरी छिपे देख ही लेता था, पर आज सुबह से बार बार आंखें कमरे के बाहर की होती हलचल को एक नजर देखने को ललाई थी। पोपले मुंह से मुस्कुराती हुई शांति पूर्वा के कमरे की तरफ दौड़ी। अरे पूर्वा, देखो, ये मस्खरा आ गया। वो पल भर हंसती रही और फिर रोती हुई दिवाकर से चिमट गई। कहाँ गए थे तुम? तुम्हें मेरी या किसी की कोई चिंता नहीं? वो रोती रही। अच्छा मेरी माँ, अब कभी नहीं जाऊंगा। इतने में पूर्वा भी आ चुकी थी। दिवाकर पूर्वा को देखते हुए शांति से बोला, जब मेरी कोई बात ही नहीं सुनता तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। पूर्वा दिवाकर के भाव को भांप गई कि ये शब्द उसे सुनाने भर के लिए हैं। अच्छा भैया, आज मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। दिवाकर ऊपर मन्नू के कमरे की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगा। सुबह के नाश्ते के बाद सब अपने अपने कमरों में लौट गए। दिवाकर आज बहुत आश्वस्त था, स्वयं से, मनु से और शायद पूर्वा से भी। सफेद कुर्ते पैजामा पहनते हुए वो कुर्ते की जेब में हाथ डाले पूर्वा के कमरे में गया। पूर्वा आज चौकी नहीं बल्कि उसे देखकर निश्चिंत हो गई। तुम आ गए? दिवाकर को देखते हुए पूछा। कहो, क्या कह रहे थे? मैं? दिवाकर मुस्कुरा दिया। मैं कह रहा था कि मनु अभी भी तुम्हें और फिर तुम्हारे घर के लोगों को भी कोई परेशानी नहीं तो क्या तुम मनु के साथ घर बसा सकती हो? वो नीचे देखते बोलता रहा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में ये सब? पूर्वा साड़ी के पल्लू का घेरा बनाती बोलती रही। पूर्वा तुम मान जाओ, और फिर मनु भी यही चाहता है। जवानी में ना सही, अब सही, फिर साथी की जरूरत इस उम्र में कहीं अधिक होती है, और फिर मनचाहा साथी।
वो दार्शनिक की भांति बोलता रहा। मेरा कहा मान भी लो। भाई मानती हो तो इतना एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। दिवाकर ने मनु के दिल का हाल बताते हुए पूर्वा को सारी बातें बता दी। मनु दिवाकर का इंतजार कर रहा था। मनु आज बहुत खुश था, उसी तरह जैसे कि जिंदगी ने फिर जीने का एक मौका दिया हो। वो कितनी ही मर्तबा ऊपर से नीचे झांका पर किसी को न पाकर अंदर लौट जाता। दिवाकर सीढ़ियों पर कदम टिकाता शीघ्रता से ऊपर आ गया, जैसे कोई चंचल बालक अपने दिल की खुशी जाहिर करने को उतावला होता है। उसने मनु को देखते ही गले से लगा लिया। ये लो मेरे दोस्त, पूर्वा तुम्हारी हुई। दिवाकर ने नाचते हुए सब कुछ बताया। मनु पहले तो विस्मय से उससे देखता रहा, पर पल भर में ही उसकी आंखें नम होती गई और चेहरे पर अजीब सी आभा चमकने लगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।